आज बात करते हैं संरक्षण की एक ऐसी कहानी की जो वाकई में कमाल है। ये कहानी है भारत की, जिसने अपने राष्ट्रीय पशु बाघ को लगभग खत्म होने के कगार से वापस लाने में कामयाबी हासिल की। चलिए सीधे एक हैरान कर देने वाले फैक्ट के साथ शुरू करते हैं। दुनिया में जितने भी बाघ हैं उनमें से लगभग 75 से 80% अकेले भारत में रहते हैं। जी हाँ, मतलब हर 4 में से 3 बाघ आपको भारत में मिलेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक देश ने वन्यजीवों के इतिहास की सबसे बड़ी वापसी में से एक को मुमकिन कर दिखाया? चलिए आज इसी अविश्वसनीय बचाव अभियान के पीछे की कहानी को समझते हैं। देखिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। इसके पीछे दशकों की एक सोची समझी योजना थी, एक राष्ट्रीय मिशन था। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस मिशन की नींव कैसे रखी गई। इस मिशन की कहानी 2 बहुत ही जरूरी सालों से शुरू होती है। पहले 1972 में आया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। ये वो कानूनी हथियार था जिसने शिकारियों पर लगाम कसी। और फिर ठीक 1 साल बाद 1973 में उस कानून को जमीन पर उतारने के लिए लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट टाइगर, जो इस पूरे मिशन का दिल था। अब इतना बड़ा मिशन है तो उसे चलाने के लिए कोई संस्था तो चाहिए, है ना? यहीं पर एंट्री होती है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA की। इसे 1972 के कानून के तहत बनाया गया ताकि पूरे भारत में बाघों को बचाने की कोशिशों को सही दिशा दी जा सके और उन्हें लागू किया जा सके। और हाँ, हर बड़े मिशन के पीछे कुछ कमाल के लोग होते हैं। कैलाश सांकला, जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वो प्रोजेक्ट टाइगर के पहले डायरेक्टर थे। उनका जुनून ही था जिसने इस पूरे आंदोलन को एक नई दिशा दी। तो ठीक है, प्लान बन गया, टीम बन गई, लेकिन क्या इसका कोई असर हो भी रहा था? असली कहानी तो नंबर बताते हैं, और ये आंकड़े वाकई में बहुत कुछ कहते हैं। जरा इस ग्राफ को देखिए, कमाल है ना? ये जो 2018 से 2022 तक का उछाल दिख रहा है, मतलब सिर्फ 4 सालों में बाघों की संख्या में इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी, ये इस मिशन की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। इन नंबर्स को थोड़ा और गौर से देखते हैं। 2018 में देश में 2,967 बाघ थे और 2022 तक ये संख्या बढ़ के 3,682 हो गई। मतलब हर साल लगभग 6.1% की ग्रोथ। संरक्षण की दुनिया में इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी माना जाता है। और इस राष्ट्रीय सफलता का एक बड़ा हीरो है मध्य प्रदेश। 785 बाघों के साथ ये राज्य आज टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ये दिखाता है कि अगर किसी एक जगह पर ध्यान लगाकर काम किया जाए तो नतीजे कितने शानदार हो सकते हैं। तो ये सारे बाघ आखिर रहते कहाँ हैं? यहीं से कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है, इनके सुरक्षित घरों का, जिन्हें हम टाइगर रिजर्व कहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये नेटवर्क काम कैसे करता है। तो ये नेटवर्क कितना बड़ा है, सोचिए जरा। पूरे भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व्स हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो देश के अलग अलग कोनों में फैला हुआ है और इन शानदार जानवरों को एक सुरक्षित माहौल देता है। हर बड़ी चीज की एक शुरुआत होती है। भारत के टाइगर रिजर्व नेटवर्क की शुरुआत हुई 1973 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। ये देश का सबसे पहला टाइगर रिजर्व था और इसी ने बाकी सभी रिजर्व्स के लिए एक रास्ता तैयार किया। अब अगर इस नेटवर्क का स्केल समझना है तो जरा आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व को देखिए। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसका आकार ही बताता है कि यह मिशन कितना बड़ा और महत्वाकांक्षी है। लेकिन बात सिर्फ बड़े होने की नहीं है। इस नेटवर्क की खूबसूरती इसकी विविधता में है। एक तरफ इतना विशाल रिजर्व, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व, जो भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। ये दिखाता है कि संरक्षण के लिए हर आकार का प्रयास मायने रखता है। और ये रिजर्व्स सिर्फ पुराने तरीकों पर नहीं चल रहे, बल्कि समय के साथ बदल भी रहे हैं। एक मजेदार बात यह है कि 2020 में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी शुरू की गई। ये वन्यजीव टूरिज्म को एक नया आयाम देता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये जो पूरी कहानी हमने देखी, इसका असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। ये एक ग्लोबल कहानी है, एक विरासत है। और देखिए, हम घूमकर फिर वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। दुनिया के 75 से 80% बाघ भारत में हैं। लेकिन अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। अब हम जानते हैं कि इस नंबर के पीछे दशकों की मेहनत, प्लानिंग और एक पूरे देश का जज्बा छिपा है। तो कामयाबी तो मिल गई। ये वापसी वाकई में शानदार है। पर अब सवाल यह है कि इस अविश्वसनीय विरासत को भविष्य के लिए बचाए रखने में अगली सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी?
ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आगे के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।